हेलो एमर्स, आज हम लोग अपने एनएलएम में आगे की ओर बढ़ने के लिए आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और कैसे इसका यूज होता है और अच्छे से इनके एग्जाम्पलों को भी समझा था। तो मैं पुनः रिकैप करते हुए उसको आगे की ओर बढ़ूंगा और बात करूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा ही होगा। सिंपल कहने का अर्थ यही है कि एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं ये ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस बी पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका कहने का अर्थ है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कि भैया बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा और उतना ही लगाएगा, यानी बी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ए ने बी के ऊपर लगाया था। ठीक, बिल्कुल। और एक ही डायरेक्शन जो रहेगी फोर्स लगाने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी लगाएगा। ये भी एक बात है। ठीक है, तो ये सभी बातें हम लोगों ने समझी थी और कुछ प्रमुख उदाहरणों से इन बातों को समझा था। जैसे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बातें हम लोगों ने समझी थी, कौन कौन से एग्जाम्पल समझे थे, तो बातें जो समझी थी वो तो यही सब थे, है ना। अब एग्जाम्पल क्या क्या लिया था जिससे हम लोग इस चीज़ को और अच्छे तरीके से फील कर पाए। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या था बताइए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था बैलून का, कि जैसे बैलून जो होता है, बैलून आप देखोगे ये बैलून है, इस बैलून के अंदर अगर मान लीजिए हवा है भरी हुई, ठीक है, तो होता क्या है जब बैलून को ओपन करते हैं तो जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे की ओर भागते हैं, नहीं भागते हैं, यानी गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हायर डेंसिटी होती है पार्टिकल की और ये क्या करते हैं, हायर डेंसिटी से लोअर की ओर भागते हैं। क्योंकि यहाँ पे घनत्व तो क्या है गैसेस के पार्टिकल का ज़्यादा है, यानी घनापन ज़्यादा है, तो यहाँ से किधर की ओर भागेंगे, ये भागेंगे लोअर डेंसिटी की ओर, इधर कम है तो। ठीक है, तो जब ये निकलेंगे तो होगा क्या कि भैया ये नीचे के पार्टिकल जब जा रहे होंगे तो ऐसे सिंपल समझिएगा, ऊपर के पार्टिकल इनको नीचे वाले पार्टिकल को धक्का मार रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से जैसे मतलब समझिए ऊपर वाले पार्टिकल किसको धक्का मार रहे होंगे, नीचे वाले पार्टिकल को धक्का मार रहे होंगे। तो फिर ऊपर वाले पार्टिकल जब नीचे वाले पार्टिकल को धक्का मारेंगे तो नीचे वाले पार्टिकल भी ऊपर वाले पार्टिकल को धक्का मारते हुए आगे बढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर। ऐसे होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ पे अरेंजमेंट समझिएगा, ऐसे होता है, ये सब पार्टिकल हैं, ये सब पार्टिकल हैं। अब सिंपली होगा क्या कि भाई नीचे वाला पार्टिकल क्या करेगा, निकलना स्टार्ट करेगा। तो निकलेगा कैसे, इसको कोई फोर्स तो चाहिए तभी तो मोशन करेगा। तो ये फोर्स कहाँ से आएगा, ये फोर्स जनरेट होगा इन पार्टिकल के आपस में कोलिजन के कारण, कोलिजन मतलब टकराहट के कारण ये आपस में टकराएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इसको जाने की होड़ है कहाँ की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि इधर हायर डेंसिटी है तो लोअर की ओर जाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन उसके आगे कौन है, एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, जो ही आगे बढ़ेगा त्यों ही मॉलिक्यूल इसके ऊपर टक्कर मार देगा। ऐसे समझो, फिर से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे कौन है, ये मॉलिक्यूल है, हाँ है ना। तो जो ही आएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर टक्कर मारेगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर टक्कर मारेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर टक्कर मारेगा, जिसके कारण ये वाला क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा। ऐसे जस्ट इसके ऊपर वाला भी होगा, ये वाला भी बेचारा है, ये आएगा धीरे धीरे, तब तक ये वाला क्या कर जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, क्योंकि आगे ये खड़ा है ना, ये दौड़ते हुए आएगा तो इसको टक्कर मारेगा। टक्कर मारने का मतलब क्या होगा, ये इससे लड़ेगा और ये इससे लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे। भाई एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, ये बॉल अभी फिलहाल में चल रही है और ये भी चल रही है, ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है। अचानक से दोनों आके टकराती हैं तो क्या होता है भाई, ये जब इसके साथ टकराती है तो इसकी स्पीड में चेंज ला देती है, नहीं ला देती है,
और उसके पहले वाली जो बॉल है यानी इस बॉल की स्पीड में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, ये दोनों टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, पार्टिकल के बीच में मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा या पार्टिकल तेजी से मोशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ यहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से और समझेंगे, अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है और वो है आपका बोट। आप देखते हैं, आप लोग बोट बनाते हैं ऐसे ऐसे, हम लोगों ने हाथ से बनाया, मान लेते हो ऐसे बोट है हमारा, ठीक है। अब इस छोटी बोट से आप बड़ी बोट या आप किनारे पे कूदना चाहते हो, सिंपल किनारे पे कूदना चाहते हो, ये किनारा है, ये बोट है और बीच में क्या है भैया, पानी है ना। तो अगर आप खड़े हो यहाँ पे, अगर आप खड़े हो यहाँ पे किस पे, नाव के ऊपर, तो जब आप कूदने जाओगे तो कैसे कूदोगे, जब आप कूदोगे तो आप क्या ऐसे खड़े हो सीधे एक नाव पे और वो रहा किनारा, तो ऐसे टपाक से कूद जाओगे, नहीं कूद पाओगे, फिर पनिये में गिर जाएंगे। उतनी छलांग हम मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल में सीधे नहीं कूद के, एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब क्या, सीधे नहीं कूदते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐसे अपने आप को इंक्लाइंड वे में ले जाके तब कूदते हैं। और कूदते वक्त करते क्या है, हम लोग इसके ऊपर यानी इस नाव के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं, यानी हम अपने पैर से इस नाव के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और इस नाव के ऊपर जब फोर्स लगता है तो ये नाव हमको फोर्स देती है और अब उस फोर्स के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, कूद पाते हैं, ठीक है। अगर हम सीधा कूदे तो कूद नहीं पाएंगे, क्लियर है, हाँ। क्यों, क्योंकि हमको फोर्स मिलेगा ही नहीं। फोर्स कौन जनरेट करता है, ये। अब जिस डायरेक्शन में तुम दोगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में न करेगी। अगर मान लो मैं ऐसे, सिंपल समझो, अगर मान लो मैं सीधा ऐसे कूद रहा हूं तो नाव मुझे किधर की ओर देगी, ऊपर की ओर देगी ना, हाँ या ना, समझो ध्यान से। अगर मेरी डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो नाव किधर की ओर देगी, मतलब मैं नाव को नीचे की ओर दबा रहा हूं तो नाव मुझे किधर की ओर दबाएगी, ऊपर की ओर, सिंपल बात है। लेकिन मैं नाव को अगर टेढ़े दबा रहा हूं तो नाव भी मुझे किधर की ओर दबाएगी, टेढ़े दबाएगी। आई बात समझो, फिर से समझो। मैंने बोला अगर मैं ऐसे दबाऊंगा नाव को तो नाव मुझे, नाव को मैं अगर ऐसे दबाऊंगा तो नाव मुझे ऐसे दबाएगी, यानी इधर की ओर फोर्स देगी। यही तो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब, कि फोर्स इक्वल मिलेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो जैसा दोगे उसके उल्टे मिलेगा। तो मैं अगर नीचे की ओर दबा रहा हूँ तो जस्ट ऊपर की ओर मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे दबा रहा हूँ, मतलब ऐसे दबा रहा हूँ तब ऐसे मिलेगा, ऐसे दबा रहा हूँ तब ऐसे मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाव के ऊपर बल लगाते हैं तो नाव हमारे ऊपर बल लगाते हैं और हम कूद के उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो गोली और बंदूक का, गोली और बंदूक का सेम कहानी होता है, वहां भी यही होता है। गोली और बंदूक की बात करोगे आप, ऐसे रैंडमली बंदूक बना लेते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी समस्या है, हमको बंदूकियों नहीं बनाने आ रहा है। ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं लेकिन बंदूक ये नहीं बन रहा है, बड़ी बड़ी समस्या है। चलिए लोकल बनाते हैं, ठीक है, जाने दीजिए, मजाक कम लीजिए। काम चलाने के लिए मान लीजिए बंदूक, ठीक है। चलिए ठीक है, काम चलाते हैं। अब बंदूक नहीं, हमको भी पता है ये। अब इसके अंदर मैंने बुलेट रख ली, अब भगवान है मालिक है, चलेगा कि नहीं चलेगा। बुलेट रख लिया, ठीक है। ये इसका ट्रिगर पॉइंट है जिसको दबाने का बिल्कुल नहीं मन करेगा आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारा ये नया इन्वेंशन है बंदूक का, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा, गुड। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। बंदूक को देखें हम लोग, तो बंदूक के अंदर ये गोली है, ये ट्रिगर होता है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रिगर दबाते हैं और गोली क्या होती है, स्तन से बाहर की ओर जाती है, हाँ या ना। लेकिन आप कभी फील किया है कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली जब आगे निकलती है तो बंदूक पीछे जाता है, ठीक है। तो बंदूक कहाँ जाता है, पीछे की ओर जाता है।
क्यों आखिर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो यहाँ पे बंदूक के अंदर एक मैकेनिज्म फिट होता है, जो जब हम इसको ऐसे दबा रहे हैं, यानी ऐसे दबा रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म जाके इसके ऊपर फोर्स लगाता है, और ये फोर्स क्या होता है, बहुत क्विक लगता है, बहुत क्या लगता है, क्विक, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाती है, निकलती है। तो होता क्या है, ध्यान से समझना, मैं पुनः बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो यहाँ पे, और थोड़ा सा समझना, ये बंदूक की गोली है, यहाँ पे ये बंदूक की गोली है, सिंपल समझो। यहाँ पे क्या है, आपका ट्रिगर पॉइंट है, और इस ट्रिगर पॉइंट के बगल में क्या है, ये मैकेनिज्म फिट है, ये क्या है, मैकेनिज्म फिट है। जो ही मैं इसको खींचूंगा पीछे की ओर, ये जाके क्या करेगा, गोली को हिट करेगा, गोली को हिट करेगा। तो जब गोली को हिट करेगा तो गोली क्या करेगी, रफ्तार में निकल जाएगी। लेकिन आपको ही पता है कि जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो गोली भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी, लगाएगी। तो ये किधर की ओर लगा रहा है, ये लगा रहा है गोली को इधर की ओर। जब मैं इसको इधर खींचूंगा तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये मैकेनिज्म, ये किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, गोली के ऊपर, इस डायरेक्शन में। तो गोली के ऊपर अगर ये इस डायरेक्शन में लगाएगा तो गोली भी इसके ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। नहीं, गोली भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, है ना, और ये भी फोर्स लगाती है, लेकिन इस डायरेक्शन में। इसीलिए जो बंदूक है पूरा का पूरा हिल के कहाँ चला जाता है, पीछे। यानी जब बंदूक आप चलाते हो तो बंदूक चलाते वक्त क्या होता है, बंदूक मारते हो, गोली चलाते हो तो झटका लगता है, और किधर की ओर लगता है, पीछे की ओर। क्यों लगता है, क्योंकि बंदूक की गोली पे आप फोर्स लगाते हो आगे की ओर, तो गोली बंदूक के ऊपर फोर्स लगाती है पीछे की ओर, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा। वो कौन सा एग्जांपल है, बुल कार्ट वाला। बुल कार्ट वाला आप देखे हैं? बुल कार्ट में क्या होता है कि उसमें जो बैल वगैरह होते हैं, बैलगाड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो बैल बंधा होता है, तो बैल क्या करता है, चलता है। अच्छा, घोड़ा गाड़ी भी आप देखे होंगे, है ना भाई, घोड़ा गाड़ी भी होती है। तो घोड़े या बैल, हम इन सब की बात करते हैं। चलिए छोड़िए, गाड़ी ओड़ी हटाइए, घोड़े और बैल को पकड़िए। घोड़े और बैल जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, जमीन को ढकेलते हुए चलते हैं। देखा है आप लोगों ने, जमीन को क्या करते हुए कैसे चलते हैं, जमीन को ढकेलते हुए। जमीन को ढकेलने का मतलब वो जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जमीन उनके ऊपर फोर्स लगाती है। यानी जो फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स के साथ वो पीछे ढकेलते हैं, यानी पीछे की ओर लगता है कि वो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी फोर्स के थ्रू उनको जमीन आगे की ओर बढ़ा रही होती है। होता है कि नहीं होता है? क्या वो पैर सीधा रख रख के चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं। हमेशा उनका पैर कैसा आपको नजर आएगा, टेढ़ा नजर आएगा। क्यों? ताकि वो फोर्स ऐसे ऐसे आराम से लेके चल पाए। ऐसे ही तो होता है भाई, पैर उनका ऐसे ही तो होता है, मुड़ा मुड़ा, है ना, ढकेल ढकेल के चल रहे होते हैं, नहीं चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किधर जाना है भाई, इस डायरेक्शन में, इसलिए पैर को मुड़ा के चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो वो सीधा लेके चले तो किधर जाएगा उनको फोर्स किधर की ओर मिलेगा, ऊपर की ओर। हमको किधर जाना है, आगे की ओर, तो पैर को इसीलिए क्या करना पड़ता है, मुड़ाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं धरती की ओर इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो धरती मेरे ओर इस डायरेक्शन में, यानी मेरे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इस तरीके से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अगर मैं सीधा पैर रखूंगा तो मैं किधर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, धरती पे, इधर की ओर, तो ये किधर की ओर फोर्स मुझे देगी, ऊपर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही फिर किस में होता है, रॉकेट में होता है। किस में होता है, रॉकेट में। वहां भी आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने के लिए मिलेगा। रॉकेट में देखेंगे हम लोग। रॉकेट की बात तो हम लोगों ने पहले भी की थी। आज कुछ भी नहीं बन रहा है हमसे। हाँ, तैरना भी आ जाएगा बाबू। आप देखते होंगे रॉकेट के बारे में, या रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग। तो रॉकेट में ये क्या होता है, थ्रस्ट वाला पॉइंट होता है, हाँ या ना। तो होता क्या है, ये थ्रस्ट किधर की ओर फोर्स लगाती है, नीचे की ओर। थ्रस्ट मतलब ऐसे समझ लो कि एक प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। किसका, गैसेस का प्रेशर। ऐसे समझ लो कि गैसेस निकल रही होती है। वो थ्रस्ट मतलब ऐसे समझ लो कि गैस का प्रेशर है। वो प्रेशर किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर यानी धरती की ओर जब प्रेशर लगेगा तो धरती हमारे ऊपर किधर की ओर फोर्स लगाएगी, ऊपर की ओर। ठीक है, लाइट जला दीजिए, गुड। तो क्या होता है, थ्रस्ट नीचे की ओर फोर्स लगाता है, तो हम लोग किधर की ओर भागते हैं, ऊपर की ओर, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ पा रहे हैं कैसे? देखिए, ये थ्रस्ट नीचे की ओर फोर्स लगाएगी तो रॉकेट किधर की ओर भागेगा, ऊपर की ओर।
इसीलिए इस थ्रस्ट से आप देखते हो कि जब मतलब सैटेलाइट या मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है तो देखते हैं ना, सबसे पहले थ्रस्ट निकलती है, पहले नीचे सैटेलाइट के आग निकलती है, फिर उसी आग के कारण प्रेशर जनरेट होता है और इसी कारण वो मिसाइल कहाँ भाग पाती है, ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट जमीन की ओर प्रेशर जनरेट करता है तो जमीन इसको ऊपर की ओर धकेल पाती है कि नहीं है। अब और एग्जाम्पल देखा जाए न्यूटन थर्ड लॉ का, तो वो कौन सा है? स्विमिंग के अंदर भी होता है। स्विमिंग में हम लोग क्या करते हैं? स्विमिंग ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ऐसे पानी को हम लोग कहाँ पे धकेलते हैं? पीछे, है कि नहीं है। हाथ से हम लोग क्या करते हैं? पानी को ऐसे हटाते हैं, यानी पानी को पीछे की ओर करते हैं। तो पानी को पीछे करते हैं, इसका मतलब पानी को के ऊपर हम लोग पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, और जब पानी के ऊपर हम पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे तो पानी हमारे ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाएगा। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। हम क्या कर रहे हैं? पानी के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, तो पानी हमको रिएक्शन दे रहा है। हम पानी के ऊपर किस ओर एक्शन कर रहे हैं? पीछे की ओर। तो पानी हमको रिएक्शन किधर की ओर दे रहा है? आगे की ओर, क्योंकि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिएक्शन मिलेगा। ओके। थ्रस्ट वाले में थ्रस्ट किधर की ओर एक्शन कर रहा है? नीचे की ओर, तो रिएक्शन उसका किधर की ओर मिल रहा है? बंदूक के अंदर हम देखें तो हम किधर की ओर एक्शन करते हैं? आगे की ओर, तो उसका रिएक्शन किधर की ओर मिलता है? पीछे की ओर, हाँ या ना। घोड़ा किधर की ओर कर रहा है एक्शन? पीछे की ओर एक्शन कर रहा है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितना मिलता है? जितना लगाते हैं सर। नाव में हम लोग क्या करते हैं? नाव में हम किधर की ओर एक्शन ले रहे हैं? पीछे की ओर, तो किधर जा रहे हैं? आगे की ओर। उसका रिएक्शन है हम लोग आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं, है कि नहीं है। हाँ, अब नाव चलाने वाली भी आ गई, जो पतवार होता है वो भी देख लीजिए। पतवार से भी हम लोग क्या करते हैं? पानी के ऊपर हम एक्शन किधर की ओर करते हैं? पीछे की ओर। पानी को पीछे ढकेलते हैं तो पानी हमको आगे ढकेलता है। आप देखेंगे तो लगभग जगहों पे आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन नजर आएगा। क्लियर है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है और वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए अब उसको भी देखते हैं। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं एक इसके डेफिनेशन से बताता हूं। इफ एक्सटर्नल फोर्सेस of an isolated system is zero, then total momentum of system is conserved। मतलब क्या? अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है सर? व्हाट इज इट सर? आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज इट सर? तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय। अब समझा रहा हूं मैं, बड़े अच्छे से सुनेंगे भाई। विलगित निकाय कुछ और नहीं होता है, ये सिस्टम ही होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिंपल एक सिस्टम जो बाकी लोगों से क्या हो? आइसोलेट हो, या सिंपल यार सेपरेट बॉडी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अगर मान लो ये मार्कर, और बार बार मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये अपने आप में क्या है? एक सिस्टम है। इनके ऊपर मैं कुछ भी करूँगा केवल इन्हीं के अंदर होगा, हाँ या ना? क्या इस मार्कर के ऊपर कर रहा हूँ, इस मार्कर के ऊपर भी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक अलग सिस्टम है और ये अपने आप में एक अलग सिस्टम है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम 1,
दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम 2। फिर से समझना, इस मार्कर के ऊपर मैं कुछ करूंगा, इस मार्कर के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस मार्कर पे मैं कभी भी कुछ करूंगा तो इसके सभी पार्टिकल में होगा कि नहीं होगा। इस मार्कर में मैंने किया तो ये मार्कर के अंदर क्या है, सब छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन सभी पार्टिकल में होने लगा है, हाँ या ना। तो ये अपने आप में सभी पार्टिकल मिलके क्या बनाए हैं, एक सिस्टम। और ये क्या है, अपने एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इनमें मैं कहीं पे भी कुछ करूंगा, कहीं पे भी कुछ करूंगा तो सभी पार्टिकल में बराबरी पे होगा कि नहीं होगा। यस और नो? इज मतलब ये क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इज दैट क्लियर? तो ये अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सर कुछ नहीं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और उसी ऑब्जेक्ट की बात का मतलब कि भाई जो कर रहा हूं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। ये मार्कर भी अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है। ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया भैया, मिला दिया, मिला के मैंने फेविक्विक से चिपका दिया, सपोज कर लो। अब मैं इनमें किसी के ऊपर भी कुछ करूंगा, चाहे इस वाले को के ऊपर करूं चाहे इस वाले के ऊपर करूं, अब फिर दोनों के अंदर सब होने लगा, नहीं होने लगा, यानी ये दोनों मिल के अब क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए। अभी अलग सिस्टम, ये अलग सिस्टम मिल गए। अब कुछ भी करूंगा तो दोनों में एक साथ होगा, इसका मतलब भी क्या हो गए, एक सिस्टम। समझ आई बात? लेकिन पहले क्या थे, अलग अलग थे, तो ये अलग अलग सिस्टम है। क्लियर है? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यार सिंपल वही मतलब है, क्या हम पढ़ते आए हैं। ये सिस्टम मतलब एक बॉडी जिसके अंदर किसी भी पोर्शन पे अगर मैं करूं तो उसके केवल सिंगल उतने ही पार्टिकल में हो, मतलब जो इफेक्ट है वो जितने पार्टिकल में बन रहा है वो एक सिस्टम का पार्ट है। जिन पार्टिकल के अंदर वो प्रभाव नहीं आ पा रहा है, वो फोर्स नहीं एक्ट हो पा रहा है, इसका मतलब हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। मतलब फिर से मैं ये मार्कर पकड़ूँ, ये मार्कर पकड़ूँ, इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाऊँ, इस मार्कर में कुछ हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, अलग सिस्टम है, ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। यानी मेरे सिस्टम का पार्ट कौन है, ये है केवल, ठीक है। जबकि ऐसे ही इस वाले में कुछ करूंगा, इस वाले में कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। आई होप समझ में आ गया होगा। हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है, अलग है। आई होप समझ में? तो ये कह रहा है कि अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ये केवल और केवल कहाँ लग रहे हैं, अंदर लग रहे हैं। कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये अपने आप में लग रहे हैं तो चलेगा, तो इंटरनल फोर्सेस लगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी जो मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग मतलब क्या होता है, जो डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो जो मोशन की क्वांटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, कंजर्व रहेगी उस पूरे सिस्टम में। उस पूरे सिस्टम में क्या रहेगी, कंजर्व। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, ठीक है, सिस्टम है। अब उस सिस्टम के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस कंडीशन में कह रहा है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। अब इसका मतलब समझना, अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये F क्या था, ये F का मतलब क्या है, ये F कब आता था, जब मोमेंटम में चेंज आता था। तो यानी ये क्या होता था, ये एक्सटर्नल था कि इंटरनल था, ये एक्सटर्नल फोर्स ही था ना। मैं मान रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है भैया, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो ये बताओ यहाँ पे क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो गया कि नहीं हो गया, है या ना। अब देखना डेल्टा टी को मैं इधर कर दूंगा तो क्या हो गया, जीरो इज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, जीरो। डेल्टा पी क्या होता था, सर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फिलहाल में जो वेलोसिटी थी, मान लेता हूँ ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसके एम मास के ऑब्जेक्ट में फिलहाल में वेलोसिटी कितनी है, यू। लेकिन अगर इसके ऊपर फोर्स लग गया तो क्या हो रहा है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी क्या हो जा रही है, वी। कितने टाइम में, टी टाइम में, है ना। तो सबसे पहले इसका शुरुआती मोमेंटम क्या होता है, पी आई, बाद में मोमेंटम पी एफ, ये सब पढ़ाया हूँ, है ना। और मुझे अगर पता करना हो कि मोमेंटम में कितना चेंज आया तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या कर देता था, पी एफ माइनस पी आई, यानी बाद में कितना है और पहले कितना था, सब्सट्रैक्शन कर लेता हूँ, यानी बाद वाले में पहले वाले मोमेंटम को घटा लेता हूँ तो पता चल जाता है कितना चेंज हुआ। तो जहाँ पे मेरे पास पी एफ डेल्टा पी लिखा है वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, है या ना। तो डेल्टा पी की जगह पर मैं लिख दूंगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो। पी आई को उधर कर दो तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आई। यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आ रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो
तो फाइनल मोमेंटम और शुरुआती यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा अगर एक सिस्टम के ऊपर फोर्स ना लगे। बहुत बेतुकी बात बोल रहा है भाई। एक बात समझो, एक ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से समझना, एक ऑब्जेक्ट है, यह मास का ऑब्जेक्ट है, ये यू वेलोसिटी से चल रहा है। बहुत सिंपल समझना। अब देखना ये कैसे कनेक्ट हो रहा है पहले लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे कनेक्ट हो जा रहा है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से चल रहा है। क्या ये अपने आप में एम मास का ऑब्जेक्ट सिस्टम है कि नहीं है? अपने आप में एक सिस्टम है, यस और नो? बिल्कुल। अब मैं अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो अगर ये यू वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो जितना मोमेंटम अभी है 10 मिनट बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी बॉडी के अंदर जो कंटेंट मोशन है उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं लगा है। तो ये क्या बता रहा है? ये तो पहला वाला लॉ बता रहा है ना। क्या बोला जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वही बात तो यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। समझ में आया? हाँ, अच्छा फिर से समझो। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? पहला लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भैया एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो तब तक उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। इसका मतलब मैं अगर 20 की स्पीड से चल रहा हूं तो जीवन भर आजीवन 20 की स्पीड से चलता रहूंगा जब तक कि मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई फोर्स ना लगे। हाँ या ना? इतना ही बोलता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पे भी बात वही बोली गई है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो देखो क्या नजर आया है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर है। इसका मतलब शुरुआत में जितना मोमेंटम था और बाद में जितना मोमेंटम है वो क्या है? सेम है। वो कैसे हो सकता है भाई? मास तो चेंज नहीं किए हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। यानी अगर यू की स्पीड से चल रहा था बाद में भी, तब टी समय बाद भी कितने की स्पीड से चल रहा है? यू की स्पीड से। तभी तो शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। हाँ या ना? यही बात हो रही है ना। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। समझ में आया? क्या पहली बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले लॉ जैसा। पहला लॉ भी यही बताता है और ये भी यही बता रहा है, लेकिन कहानी कुछ उलट पलट होगी। अभी तो ये हमने सिर्फ समझा है, इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अभी हम। समझ में आया? अभी तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह चल रहे हैं, अभी हम थर्ड लॉ इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। फिलहाल में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बोल रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है तो उसका उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। क्लियर है? अब इसको और अच्छे से समझा जाए, हाँ या ना? चलो इसको और अच्छे से फील किया जाता है। अब देखना कैसे और मजा आएगा। मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको। अब देखो, देखना, मान लेता हूं कि एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? m1 मास का ऑब्जेक्ट ऐसे मैं ले लेता हूं, m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक? एक दूसरा है m2, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहां पे m1 u1 स्पीड से चल रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ये u2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है? ये लोग चलते चलते आए, ये इधर से जा रहा है, ये वो उधर से आ रहा है, चलते चलते गए, दोनों आपस में क्या हो गए? टकरा गए। टकरा जाएंगे भाई सेम डायरेक्शन में। भाई ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, दोनों आके क्या हो गए? टकरा गए। या अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो हो सकता है कभी किसी की स्पीड ज़्यादा तेज हो, किसी की स्लो। जैसे एक बॉल आपने फेंका, इधर जा रहा है, स्लो है, समझना मेरी बात ध्यान से, और एक दूसरी बॉल फेंकी आपने, वो फास्ट स्पीड से गई, तो टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा? टकरा जाएगा। तो भैया कुल मिला के मैंने ऐसे बोला कि एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट है, एक की स्पीड u1 है, दूसरी की स्पीड u2 है। कुछ देर बाद हम देखते हैं भैया तो ये क्या हो जाते हैं? आपस में टकरा जाते हैं। यानी ये m1 और m2 क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। टकरा गए। अब ये बताइए, जब टकरा जाते हैं तो दोनों की स्पीड सेम रह जाती है? नहीं, दोनों की स्पीड में क्या आ जाता है? चेंज। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई स्पीड है और उसके पास कोई स्पीड है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके पास भी कोई स्पीड है। अब जब दोनों टकराएंगे तो दोनों की स्पीड में क्या आ जाएगा? चेंज। ठीक है ना?
क्यों? क्योंकि भैया एक वाला ऑब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। यहाँ पे फोर्स आ जाता है, इसलिए क्या होता है? एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन आता है। तब होगा क्या यहाँ पे? अब ये दोनों टकराए तो टकराने से क्या होगा कि ये M1 ने M2 के ऊपर फोर्स लगाया, तो मैं मान लेता हूं M1 ने M2 के ऊपर फोर्स लगाया, तो इसका मतलब M2 के ऊपर M1 ने फोर्स लगाया, तो इसका मतलब फोर्स ऑन 2/1। ओके, फोर्स ऑन 2/1 होगा कि नहीं होगा? M1 ने M2 पे लगाया भाई, तो 2/1। या तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख लो कि भैया 1 ने 2 पे लगाया तो 1/1 एट 2, ऐसे लिख लो, फोर्स बाई 1 एट 2। लेकिन हम तो सबसे बेटर ये समझेंगे कि 2 पे लग रहा है तो 2 को लगाओ, यहाँ पे 2 को पहले कर लो फिर 1, यानी ये क्या है? फोर्स दूसरा है, मतलब दूसरे पे लग रहा है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा, यानी पहले पिंड द्वारा दूसरे पे के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। हो गया? अब ध्यान से देखना, दूसरे वाले को पकड़ो। अब अगर मान लो M1 M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो 100% M2 भी M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है, यानी ये भी फोर्स लगाएगा, बिल्कुल, यानी M2 भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा भाई? M1 के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा, यानी 1 के ऊपर फोर्स लगेगा 2 के द्वारा, यहाँ पे 2 के ऊपर फोर्स लगेगा 1 के द्वारा। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों फोर्सेस जो होंगे अकॉर्डिंग टू अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F21 इज इक्वल टू F12। बस क्या होगा भैया? यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। देखो ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगाएगा, हाँ है ना? अब अगर फोर्स लग गए तो 100% क्या होगा? इनके वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज। जो M1 ऑब्जेक्ट था, ये M1 ऑब्जेक्ट जो पहले किस स्पीड से चला था? U1 से, अब किससे चलने लगेगा? ये V1 से। और जो M2 है वो M2 की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? V2। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं इतनी बात को समझ लिया। यहाँ पे ये जो दो बातें हैं इसको पहले अभी रहने देते हैं। ये हमको पता चला है, क्यों पता चला है? क्योंकि भैया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि भैया अगर M1 और M2 है, अगर ये दोनों टकराएंगे तो M1 M2 पे फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे लगाएगा, क्योंकि टकराने का मतलब क्या होता है? फोर्स लगाया भाई। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ ना बोलो। बिल्कुल। अब समझो ध्यान से, हमें पता है कि ये जो केस आपको दिख रहा है ये क्या है? बिफोर कोलिजन है, यानी टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट की स्थिति ये थी भैया, ठीक है? और टकराने के बाद स्थिति ये हो जा रही है कि उनकी स्पीड में क्या आ जा रहा है? चेंज, यानी आफ्टर कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी टक्कर के बाद स्पीड ये हो गई और टक्कर के पहले स्पीड ये हो गई, ठीक? अब देखा जाए क्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे स्पीड, मोमेंटम, बॉडीज का मोमेंटम। तो अगर हम टकराने के पहले अगर मोमेंटम देखें, ये देखिएगा, तो शुरुआत में इसका कितना होगा? M1 U1 होगा, और इसका कितना हो जाएगा? M2 U2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब टकराने के बाद देख रहे हैं M1 का मोमेंटम, तो ये कितना हो गया? M1 V1, और टकराने के बाद M2 का अगर हम देखें मोमेंटम तो क्या होगा? M2 V2, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है आपका? तो ये सर है इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। मिल गया? हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल सर। अब हमने ये दिखा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कोई दुविधा ना रहे। हाँ, ये F21 है, यानी दो के ऊपर एक ने लगाया है, तो दो के ऊपर अगर एक ने लगाया तो मोमेंटम में चेंज आया होगा किसके? M2 के, यानी M2 के अंदर मोमेंटम में चेंज आया होगा। अच्छा, ये टकराहट कितने देर के लिए थी भैया? डेल्टा टी के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए थी, तो डेल्टा टी टाइम ले सकता हूँ। इसी डेल्टा टी टाइम में ही तो खेल हुआ है। स्पीड में चेंज कैसे आया? इतने ही समय में,
इससे पहले तो अलग अलग मोमेंटम थे भैया, सेम चल रहे थे, लेकिन डेल्टा टी समय के लिए लोग टकराए और टकराने के बाद मोमेंटम में क्या आया है, चेंज। तो याद रखेंगे। तो मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कितना समय लगा था, हाँ या ना, और कितना मोमेंटम में चेंज आया है। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट का देख रहा हूँ तो दूसरे के मोमेंटम में चेंज देखूंगा। अगर मान लो मैं पहले मोमेंटम के अंदर फोर्स चेक करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज को देखूंगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बताइएगा। अब देखिए F2 है, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, पहले के द्वारा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मैं मोमेंटम में चेंज देखूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो पहले दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में देखा जाए तो क्या था, m2u2 था, और इधर देखा जाए तो बाद में कितना हो गया, m2v2। तो क्या करते हैं हम लोग, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, हाँ या ना, यानी m2v2 माइनस m2u2, ये F21 के लिए ले रहा हूँ। बाई कितने समय में ये सब खेला हुआ है, डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ऐसे लगेगा, ये क्या लिखा है कि भैया फोर्स ऑन 1/2, यानी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ने फोर्स लगाया। अब पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ने फोर्स लगाया तो 100% मोमेंटम में क्या आया है, चेंज। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले कितना था, इतना था, बाद में कितना हो गया, इतना। चेंज कितना कैसे निकालूंगा सर, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दूंगा। और कितने समय में ये सब खेल हुआ, डेल्टा टी समय में, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। अब देखना क्या है, अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये m2, ये यहाँ पे है m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू, इधर क्या है माइनस m1। देखना ये माइनस दोनों के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखना यहाँ पे माइनस m1 v1 और यहाँ पे माइनस m2, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, m2v2 m2u2, यहाँ पे m1 v1 m1 u1 होगा, यहाँ पे m1 u1। थोड़ा सा और लिख लेते हैं इधर, इसको हटा के जगह, इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये m2v2 ऐसे रहेगा, माइनस m2u2 भी ऐसे रहेगा, ये माइनस का साइन हटाएंगे अंदर तो सब चेंज हो जाएगा, v1 प्लस m1 u1 हो गया। अब क्या करिए, इसको इधर बुला लीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, बुला लेंगे तो देखिएगा क्या होगा, इधर आएगा ये तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा सर m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, हाँ या ना। और इधर आओगे तो इधर देखोगे तो क्या होगा, इधर ये मिल गया हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा थोड़ा सा और इसको सही तरीके से लिख दें, तो इसको पहले लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा छोटा कर दिया हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ये ध्यान से देखिए, ये m1 u1 क्या है सर, पहले ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले मोमेंटम। m2 v2 क्या है, m2 u2 क्या है सर, तो ये कोलिजन से पहले m2 का मोमेंटम है ना। अब ये दोनों को मिला के इक्वल हो रहा है किसके बराबर सर, m1 v1, यानी m1 ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद मोमेंटम प्लस m2 ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद मोमेंटम। यानी ये क्या है, ये है कोलिजन के पहले का मोमेंटम और ये है कोलिजन के बाद का मोमेंटम, है ना। यानी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, हाँ है या नहीं है। इसका मतलब मोमेंटम कहीं चेंज हुआ है, यानी दोनों के दोनों बॉडीज आपस में क्या मिल गई, यहाँ पे मिली, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है नहीं, इन दोनों ने इंटरनली फोर्स लगाया है। क्या आप लोगों ने हाथ से इसके मोमेंटम में चेंज लाया है, नहीं, इन दोनों ने अपने आप में चेंज लाया है। इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं है। हम लोगों ने नहीं फोर्स लगाया है, ये फोर्सेस आपस में लगा रही हैं और आपस में रीजनरेट कर रही हैं, तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ये अलग थी, ये अलग थी, ये अलग अलग थी, ये दोनों मिल गए फिर एक सिस्टम बन गई। यही समझा रहा था मैं मार्कर वाले में, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, मिल गया एक सिस्टम बन गया। अब मैं कोई भी चेंज लाऊंगा दोनों में आएगा, वही सेम कहानी हुई। लेकिन अगर मैं मान लो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये आपस में कर रहे हैं, अगर मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन आपस में कर रहे हैं तब इंटरनल है, ये इंटरनल मैटर है भाई ना,
इंटरनली इन्होंने आपस में फोर्स लगाया, फिर ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो अलग अलग फिर हो गए। तो पहले जितना मोमेंटम था इन दोनों सिस्टम का, बाद में भी मोमेंटम उतना ही है, हाँ या ना? क्या मोमेंटम में कहीं चेंज आ रहा है? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और यहाँ पे मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बात प्रूफ कर ली कि भैया मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, ठीक है। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगर फिर भी कहानी नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन बिल्कुल ना लें, कमेंट सेक्शन में आए और एक बार बस आप अपना डाउट पूछें हमसे, 100% आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।